मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हमें सबसे पहले यही बताया जाता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हु द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, तो नाम आता है प्रोफेसर जेएम कीन्स का। जेएम कीन्स ने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक ऐसी बन गई जो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स का संविधान कहा जा सकता है, ग्रंथ कहा जा सकता है। और उसकी उन रचनाओं में, उनके उन सिद्धांतों में जो उन्होंने उस पुस्तक में लिखी, उस पुस्तक के सिद्धांत के कारण आज बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था, ये विश्व की अर्थव्यवस्था सही तरह से चलने लगी है। क्योंकि उससे पहले जितने भी अर्थशास्त्री आए, जिसको हम प्रतिष्ठित का क्लासिकल थ्योरी आया के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, लिंक दे रखा हुआ देखिए अपर डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने आपको कहा कि प्राचीन या पुराने समय के अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की पूर्ति है, उत्पादन है, वो अपनी मांग को खुद जन्म पैदा कर लेती है। अगर मांग में कमी होती है, वो बाद में सही हो जाता है, तो सरकार की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कीन्स ने इस कॉन्सेप्ट को बदला और नया कॉन्सेप्ट दिया। उसमें कहा कि यहाँ पर पूर्ति का प्रभाव नहीं, मांग का प्रभाव पड़ता है और सरकार की भूमिका बहुत अहम होती है, जिसको हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस क्लास में हमें समझना है कीन्स की थ्योरी क्या है, उस थ्योरी की कौन कौन से बेसिक पॉइंट है। ठीक है, हालांकि क्लास 12 में प्रॉपर में इसके बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी मैं इसकी बारीकियों के बारे में बताऊंगा कि थ्योरी क्या है, इन्होंने कौन कौन से प्रमुख चीजों के बारे में बताया अपने इस रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत। तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी अगर आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में डिटेल से। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि बेरोजगारी की जो समस्या है, इसके बारे में जो पुराने और प्राचीन अर्थशास्त्री थे, जिसको बोलते क्लासिकल या फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जिसमें जेबी से प्रोफेसर पीगू थे, उन्होंने बेरोजगारी पर ध्यान दिया। उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कहा कि बेरोजगारी आंशिक है। क्या है ये बेरोजगारी? आंशिक है, मतलब ये कुछ समय तक रहता है, उसके बाद अपने आप सही हो जाता है पूर्ति के कारण। बाद में प्रोफेसर कीन्स ने इस विचार को कहा पूरी तरीके से गलत है। ठीक है कि अर्थव्यवस्था में ऐसा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है? सरकार की है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो सरकार के अस्तित्व को ही अर्थव्यवस्था में नकार दिया कि सरकार का काम केवल रूल तैयार करना है, आर्थिक क्रिया का नहीं है। कीन्स ने कहा नहीं, सरकार को अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विशेष भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो कीन्स ने कहा था अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं बना रहता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर जितने लोग, इच्छुक लोग काम करने के लिए तैयार है, उनको काम मिल जाता है। और इसका मतलब होता है जो काम करना नहीं चाहते हैं, जो कुशल नहीं है, उनको काम नहीं मिल पाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में हमेशा बेरोजगारी बनी रहती है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर 100% रोजगार होगा, क्योंकि कुछ लोग जो ऐच्छिक बेरोजगारी है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, जो अकुशल लोग हैं, ये सारे लोग बेरोजगारी को उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये हुआ रोजगार निर्धारित कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रतिपादित किया था और इसको ही कीन्स की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये पुस्तक जो है सन 1936 में प्रकाशित हुई थी और ये किसके बाद आई थी? 1929 में विश्व की जो महामंदी आई थी, डिफ्लेशन आया था, जिसमें हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, हजारों जो है फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, यूरोप और अमेरिका के जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई थी। उसके बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और उस तरह की जो महामंदी आज तक नहीं आई इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद। तो प्रोफेसर कीन्स ने अपने इस पुस्तक में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा कि किसी भी देश में रोजगार का जो निर्धारण होता है, वो बेसिकली निर्धारण होता है प्रभावपूर्ण मांग की स्थापना करने के तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर निर्भर करता है कि उस देश का प्रभावपूर्ण मांग कैसा होता है। और प्रभावपूर्ण मांग किसी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उस देश की सामूहिक मांग, मतलब देश के लोगों की सभी मांग, सामूहिक मांग, और उस देश की क्या चीज? सामूहिक पूर्ति, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दोनों ही जब बराबर हो जाते हैं तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाता है,
यहाँ पर जितना उत्पादन हो रहा है सारा उत्पादन बिक रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसको प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं कि मांग के अनुसार पूर्ति है। मतलब उनके इस अवस्था में जो डिमांड है कौन सी, सामूहिक पूर्ति, क्योंकि देश की सभी, तो उसका मतलब होता है इच्छा। और यहाँ पर कहा है कि केवल इच्छा ही नहीं, वह मांग जो लोग वास्तविक रूप से खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो मतलब जब लोग वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हैं तब वो प्रभावपूर्ण मांग बनता है कि नहीं चलो अब ये है वास्तव में हम खर्च, अब लोगों की खर्च करने की मात्रा बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ऐसे में उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग कहा कि एक ऐसी बिंदु जिस बिंदु पर देश का सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने दो पॉइंट बताए, एक सामूहिक मांग और एक सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। उन्होंने दो नया कॉन्सेप्ट बताया, हालांकि था प्रभाव, लेकिन इसके बारे में विस्तार से बताने वाले प्रोफेसर कीन्स थे कि एक ऐसा बिंदु जहां पर सामूहिक मांग, ये एडीएफ सामूहिक मांग है और एएसएफ सामूहिक पूर्ति है, जिस बिंदु पर ये आपस में बराबर होंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु को ही हम देश का संतुलन बिंदु कहेंगे और इसी पर फुल एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। कहने का मतलब होता है कि जितने लोग काम करने के लिए खड़े हैं उन सबको कार्य की प्राप्ति हो रही है। 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, पूर्ति है, 100 लोगों का मिल जाता रहा है, मांग है। तो ऐसी स्थिति को प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण मांग का मतलब होता है जिस बिंदु पर एडी और एएस बराबर है, आपस में मिल रहे हैं। मतलब ये पूर्ण भी हो सकता है, ये अपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति बनी रह सकती है। कहने का मतलब होता है प्रभावपूर्ण मतलब होता है दोनों स्थिति जब आपस में बराबर हो, और इसी कॉन्सेप्ट से अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है। क्योंकि हमेशा सरकार का प्रयास रहता है कि हमें उस बिंदु तक पहुंचना है कि अगर उत्पादक उत्पादन कर रहे हैं तो सारा मार्केट में बिकना चाहिए। ठीक है, जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको कार्य मिलना चाहते हैं। रोजगार, क्योंकि रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा तो आय की वृद्धि हुई, इसी से अर्थव्यवस्था का विकास होता है और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सरकार को चलना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया समग्र मांग फलन, यानी कि सामूहिक मांग, समग्र मांग बोल सकते हैं इसको, इसको सामूहिक मांग बोल सकते हैं, या फिर इसको कुल मांग कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, उन्होंने कहा जब देश में रहने वाले सभी नागरिक, जब देश में रहने वाले सभी नागरिक अपने अलग अलग इनकम लेवल पर जितनी मांग करते हैं तो सभी मांगों का योग को हम सामूहिक मांग के नाम से जानते हैं। सामूहिक मांग, जितना रोजगार होगा उतना उतनी आय होगी, उतना ही मांग बढ़ेगा, कि आय के साथ साथ सामूहिक मांग में वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पर जब भी हम मांग की बात करते हैं, किसकी मांग की, कुल मांग, लोग अपनी आवश्यकता के ऊपर जितना व्यय करते हैं। तो सामूहिक मांग मतलब होता है लोगों का कुल व्यय, क्या होता है, कुल व्यय। और व्यय दो प्रकार से होते हैं, एक होता है उपभोग व्यय और दूसरा होता है क्या चीज, निवेश व्यय। उपभोग व्यय और निवेश व्यय, लोग अपनी जरूरतों पर खर्च करेंगे या उत्पादन के कार्यों पर खर्च करेंगे। तो उपभोग व्यय को यहाँ पर कंजम्पशन सी और निवेश व्यय को इन्वेस्टमेंट की आय कहते हैं। इसका मतलब देश का सामूहिक मांग उस देश के उपभोग व्यय और निवेश व्यय के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। और उपभोग हमेशा आय पर निर्भर करता है, इसका मतलब आय के साथ साथ उपभोग बढ़ता चला जाता है। तो अल्पकाल में निवेश हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, निवेश क्या होता है, स्थिर रहता है, जबकि उपभोग क्या होता है, परिवर्तनशील होता है आय के अनुसार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोजगार का स्तर अगर ये आय है तो ऐसे में उसका विक्रय इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार से हम से देखेंगे तो अगर हम आय की बात करेंगे, एक तरफ हम आय को लिखते हैं इनकम, आय का ही एक भाग व्यय होता है और अर्थव्यवस्था में निवेश बना रहता है। ये निवेश स्वायत्त निवेश होता है, देश को चलाने सरकार को करना ही पड़ता है, आय की प्राप्ति हो या ना हो, जो और इन दोनों से मिलकर होता है एग्रीगेट डिमांड। तो आय अगर इस प्रकार से हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है 400, 600, 800, तो उससे हमारा व्यय भी बढ़ता हुआ रहेगा कि आय के अनुसार व्यय हमारा हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। निवेश का स्तर हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी स्तर अल्पकाल में। इस प्रकार से इन दोनों का टोटल जो है हमारा सामूहिक मांग हो जाता है। तो इस प्रकार से जब सामूहिक मांग को, ये जो हमारा डैश डैश है ये उपभोग व्यय बताता है,
ये निवेश को इस तरह बताता है, और इन दोनों से मिलकर ये सामूहिक मांग का ग्राफ होता है इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कीन्स ने, कि उपभोग पर व्यय करेंगे, निवेश पर करेंगे, तो ये दोनों प्रकार के व्यय मांग को जन्म देता है, और इन सब का योग जो है सामूहिक मांग होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति क्या होता है? एक देश में सभी लोग जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन सभी उत्पादों के योग को सामूहिक पूर्ति कहते हैं। कहने का मतलब होता है अपने उत्पादों को बेचकर होने वाली न्यूनतम राशि जो उत्पादक स्वीकार करते हैं, उनका सम टोटल समग्र पूर्ति होता है। और किसी भी देश का समग्र पूर्ति या कुल उत्पादन हमेशा उस देश का क्या होता है? कुल आय होता है। क्या होता है? कुल आय, यानी कि y इक्वल टू हमेशा सामूहिक पूर्ति होता है। तो y मतलब होता है इसका एक भाग व्यय हो जाता है और एक भाग बचत हो जाता है। तो इसका मतलब होता है सामूहिक पूर्ति भी क्या होता है? C प्लस S हो जाता है। तो जब आय और सामूहिक पूर्ति दोनों ही बराबर है, तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे सीधा बनता हुआ नजर आता है। तो ये सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति जहां पर भी, और अल्पकाल में हमेशा अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का वर्चस्व ज्यादा होता है। लोग मांग करेंगे तभी दुकानदारों का सामान बिकेगा। लोग अगर दुकानों में नहीं आते, उनके पास पैसा नहीं है, तो आप कितना भी डिस्काउंट दे दो, आप कितना भी ऑफर दो, दुकान उनमें खरीदारी नहीं होगी। यानी कि मांग का प्रभाव अधिक होता है। तो सरकार को हमेशा पूर्ति से ज्यादा मांग पर ध्यान देना है। पूर्ति तो होगी, पूर्ति की एक लिमिट है, एक निश्चित समय तक पूर्ति को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद पूर्ति को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूर्ति को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि साधन हमेशा नहीं बढ़ सकते। आप जमीन खरीदते रहोगे, मांग बढ़ती तो हमेशा जमीन थोड़ा खरीद सकते हो। जमीन खरीदोगी, जमीन की कैपेसिटी होती है, मकान बनाओगे उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी होती है, मशीन खरीदोगे उसकी खुद की कैपेसिटी होती है। जब मैक्सिमम कैपेसिटी तक हो जाता है, उसके बाद उस पर और ज्यादा उत्पादन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी, लेबर रखने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल और चाहिए, मतलब बहुत बड़ा निवेश, और ये अल्पकाल में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। तो पूर्ति को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मांग एक ऐसी चीज है जो कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ति से ज्यादा मांग का प्रभाव होता है। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। किस बिंदु पर आपस में बराबर हो रहे हैं? देखिए, इस बिंदु पर दोनों ही आपस में बराबर है। यह है बिंदु ई। तो इस ई बिंदु पर हमारा पूर्ण रोजगार, इसको बोलेंगे पूर्ण रोजगार का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि इस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में क्या है? बराबर हो। कहने का मतलब होता है प्रभावी मांग एक ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पर रोजगार का संतुलन निर्धारित होता है, और इस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही बराबर और समान होता है। यही कीन्स का कॉन्सेप्ट था कि हमेशा इस बिंदु तक पहुंचना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है। मतलब सब कुछ हमारा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट में चलता रहता है। अब यहाँ पर दो बिंदु है। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट आता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है वो सारे सभी इच्छुक और कुशल व्यक्ति, कुशल लोग, और इन सबको क्या होता है? कार्य की प्राप्ति होती है, कार्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फुल, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जितना होना चाहिए, जितनी मांग की, और मान लो इस स्थिति में 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, लेकिन इन लोगों को केवल और केवल 80 लोगों को काम मिल जाता है। तो इसका मतलब इसका 80 और इसके 80 लोग, इसका मतलब होता है एक स्थिति तक यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार। क्या बोलते हैं? अपूर्ण रोजगार, क्योंकि 20 लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। ये 20 लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 20 लोग बेरोजगार होंगे। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि मतलब अभी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां पर साधनों का कुशल या पूर्ण उपयोग नहीं होता, उस स्थिति में होती है। तो इसका मतलब हम अपने संसाधनों का उपयोग अभी भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कीन्स के रोजगार सिद्धांत की, कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर प्रभावपूर्ण मांग, कुल उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय व्यय सब कुछ आपस में बराबर होता है। मतलब देश में जितना ही आय हो रहा है, उतना ही व्यय हो रहा है, उतना ही मांग है, उतनी ही पूर्ति है।
सब कुछ जब एक समान हो जाता है, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संतुलन कहते हैं। मतलब यहाँ पर देश में रोजगार का स्तर बहुत बढ़िया होता है। द ईडी इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पर उपभोग, सी का मतलब होता है कि परिवारों के द्वारा उपभोग बढ़िया चल रहा है, उत्पादों का निवेश सही चल रहा है, यहाँ पर सरकार की व्यय भी बराबर है, इन सब से मिलकर ही अर्थव्यवस्था चलती है। तो मतलब सबसे पहले उपभोग व्यय समझिए। उपभोग व्यय का मतलब होता है जब परिवार क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे कपड़े खरीदना है, ठीक है ना, शिक्षा पर व्यय हो गया, फिर चिकित्सा पर व्यय हो गया, तमाम खर्च करते हैं अपनी खुद की जरूरत करने के लिए। तो अपनी व्ययों को पूरा करने के लिए अंतिम वस्तु और सेवा पर व्यय करते हैं। तो परिवारों के द्वारा किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। निवेश व्यय, उत्पादन करने के लिए निवेश करना पड़ता है। निवेश इसलिए करते हैं ताकि पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर के आधार पर आय की प्राप्ति हो। तो जहां पर सीमांत दक्षता ज्यादा होगी, ब्याज दर ज्यादा होगी, वहीं पर निवेश किया जाता है। और निवेश किया जाता है किसके द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, जो कि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है। फिर है पूंजी की सीमांत दक्षता क्या होती है। कोई भी निवेश होता है, निवेश अपने आप नहीं होता है। निवेश दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वायत्त निवेश और एक होता है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश का मतलब वो निवेश जो आय किससे प्रभावित होता है और ये आय से प्रभावित नहीं होता है। तो आय मतलब दो प्रकार की, पूंजी की सीमांत दक्षता। एक व्यक्ति निवेश करने से पहले ये सोचता है कि मैंने जहां पर पैसा लगाया है तो उस पैसे से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, मतलब पूंजी संपत्तियों की अतिरिक्त इकाई से अपेक्षित भावी आय, मतलब हम ये मानते हैं कि हमें आने वाले समय में कितना रिटर्न मिलने वाला है। उसी बोलते हैं पूंजी की सीमांत दक्षता, कि मैंने जो पूंजी कहीं पर इन्वेस्ट किया है उसके बदले में मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो रिटर्न जितना ज्यादा मिलता है वहां पर निवेश का स्तर भी उतना ज्यादा होता है। और दूसरा होता है ब्याज दर, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि हमेशा ये देखा जाता है कैपिटल मुझे रिटर्न दे, पैसा लगाने से मुझे रिटर्न आएगा नहीं। दूसरा होता है ब्याज दर। ब्याज दर भी निवेश को प्रभावित करता है। जहां पर ब्याज की दर अधिक होती है, क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं जोखिम ले रहा हूं, तो बदले में रिटर्न तो अच्छा होना चाहिए। तो ब्याज दर हमेशा ध्यान करता है मुद्रा की मांग कितनी है, मुद्रा की पूर्ति कितनी है। अगर मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति कम है, इसका मतलब ब्याज दर अधिक हो जाएगा। तो ब्याज दर का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। और बात यह है कि ब्याज लेन देन के लिए होता है, सावधानी हेतु होता है या सट्टा हेतु होता है। इससे तरलता अधिमान सिद्धांत लागू हो जाता है और ब्याज दर पर निवेश निर्भर हो जाता है। सरकारी व्यय, सरकार हमेशा चाहती है देश का विकास हो, सरकार चाहती है देश में रोजगार में वृद्धि हो, और इन दोनों ही चीज के लिए व्यय करना पड़ता है। तो सरकार जो भी व्यय देश के विकास के लिए करती है उसको सरकारी व्यय के नाम से जानते हैं। और इसी से देश का सामूहिक निर्माण होता है, मतलब C+I+G। और वहीं पर जब विश्व के साथ जुड़ जाए तो यहाँ पर शेष विश्व भी आ जाता है, X-M। अब हम बात करेंगे गुणक। केन्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये भी है गुणक का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, कैपिटल के। केन्स ने कहा था कि देश में अगर आय का स्तर बढ़ाना है तो ये अपने आप नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी इनकम बढ़ानी, तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो केन्स ने ही कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय में वृद्धि करनी है तो आपको निवेश करना पड़ेगा, चाहे स्वायत्त निवेश हो चाहे प्रेरित निवेश हो। निवेश करोगे तभी आय में वृद्धि होगी। तो केन्स ने सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना निवेश हम करते हैं आय में उससे कई गुना अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि वो आय, हमारा जो निवेश है वो घूमता रहता है, घूमते 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 रोटेट होते होते उसमें कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो निवेश की तुलना में आय में जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसी को हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में वृद्धि, ठीक है, डेल्टा आई का मतलब निवेश में वृद्धि, और के का मतलब निवेश गुणक। कहने का मतलब होता है अगर सरकार ने अर्थव्यवस्था में 1,000 रुपए का निवेश किया तो अर्थव्यवस्था में अगर वो 5,000 रुपए क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब होता है निवेश गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के नाम से जानते हैं। और ये पूरा निवेश डिपेंड करता है किस पर, MPC पर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।
अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है उपभोग प्रवृत्ति। और ये भी समझो, उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है आय का एक हिस्सा जो व्यय किया जाता है। कुल आय और कुल उपभोग में जो संबंध होता है उसको औसत सीमांत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन जैसे ही आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होता है, तो उसके बीच का संबंध जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि आय, तो उसी से निवेश होता है और निवेश से ही दोबारा आय का जन्म होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है K = 1 - MPC। मान लो एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है 0.2 है, 0.5 मान लेते हैं, तो इसका मतलब K कितना होगा, 1/1 - 0.5 = 1, 10/5 = 2। मतलब अर्थव्यवस्था में 2 गुना अधिक आय की वृद्धि होगी। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद इस पूरे चीजों को जो उन्होंने बताया उसको सिंपल एक चार्ट में समझते हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर रोजगार का स्तर, कुल उत्पादन और कुल राष्ट्रीय आय, ये तीनों ही हमेशा बराबर होता है। इसी को ही कौन सा देश का क्या बोलते हैं, संतुलन स्तर बोलते हैं, पूर्ण रोजगार स्तर। और ये तभी होता है जब प्रभावपूर्ण मांग, मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में क्या है, बराबर हो। जब सामूहिक मांग की बात करेंगे, सामूहिक मांग के प्रमुखता 2 घटक होते हैं। यहां पर कह सकते हैं कि AD = C+I। सी का मतलब होता है उपभोग व्यय, आई का मतलब होता है निवेश व्यय। उपभोग निर्भर करता है लोगों की आय पर और उपभोग प्रवृत्ति पर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। ठीक है, यहां पर तो जैसे ही हम आय का मतलब ये तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है नॉर्मली आय के साथ, लेकिन जब उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, उपभोग प्रवृत्ति 2 प्रकार का होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति APC और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति AMPC। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति हमारा जो होता है APC = C/Y, मतलब कितना कुल उपभोग किया बट्टे देश की अर्थव्यवस्था की आय कितनी है। मान लो कुल आय 1000 है, उसमें से 800 रुपये अगर खर्च हो रहा है, इसका मतलब होता है 0.8 जो APC है, कहने का मतलब होता है 80% व्यय हो रहा है। जबकि आय में से समान आय में परिवर्तन होता है, तो ऐसे में अगर MPC की बात करते हैं, MPC = होता है ΔC/ΔY, मतलब आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है। मान लो हमारा जो है आय जो है पहले 1000 है, 1000 था, अब बढ़ के ये 2000 हो गया। कितना हो गया, 2000। इससे उपभोग करते थे 800 रुपए और उपभोग होगा हमारा कितना, बढ़ के 1500 रुपए। तो ΔY हो गया 1000 और ΔC कितना हो गया, 700। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर MPC = हो जाएगा 700 / 1000 = 0.7। मतलब बढ़े हुए इनकम का 70% हम क्या करते रहे, खर्च करते रहे। ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से निर्भर होता है गुणक, जितना ज्यादा लोग उपभोग करेंगे अर्थव्यवस्था में व्यय होगा उतना ही गुणक होगा, गुणक जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था का आय भी उतना ही अधिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आते हैं हम निवेश पे। निवेश का मतलब होता है देश के विकास के लिए किया गया खर्च। और ये निवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वायत्त निवेश होता है जो आय से प्रभावित नहीं होता है, और एक आय से, जो आय से प्रभावित होता है हम यहाँ पर इसको बोलते हैं आय से प्रभावित। आय 2 प्रकार से होता है, पूंजी की सीमांत दक्षता MEC, ये देखते हैं कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसके बदले में हमें कितना रिटर्न हो रहा है। और इसी का दूसरा भाग है ब्याज की दर। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होती है वहां पर निवेश उतना ज्यादा होता है। ब्याज की दर 2 बातों पर निर्भर करता है, तरलता पसंद कितनी है, लोग कितना ज्यादा जो है तरल कैश रखने की आशा करते हैं, उसी आधार पर उसकी मांग बढ़ती चली जाती है, और मुद्रा की मात्रा कितनी है। तरलता पसंदीदा 3 के लिए होता है, एक लोग अपना व्यवसाय बिजनेस चलाना चाहते हैं, या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छा घर बनाएगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, या फिर सट्टा लगाने के लिए, फ्यूचर में इनका बढ़ाने के लिए। तो ये उनका कौन सा किसका कि इस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं जहां पर हर चीज एक दूसरे से क्रॉसपॉन्डिंग जुड़ा है। इसी टेबल को कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो चीज भी मैंने बताया वही यहाँ पर है। जैसे रोजगार का स्तर उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, इस प्रकार से रोजगार की मात्रा प्रभावित मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग निर्भर करता है कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति कितनी है। सामूहिक पूर्ति लागत से संबंधित होती है और ये प्रभावित मांग
के द्वारा निर्धारित हो जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्टेप टू स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था की हर एक क्रिया आपस में जुड़ी हुई है। इनकम, उपभोग, निवेश, सब कुछ, और इसी से अर्थव्यवस्था। तो सरकार की भूमिका अहम है क्योंकि इन सभी चीजों को सरकार कंट्रोल करती है, जो कि क्लासिकल थ्योरी में इसको नजरअंदाज किया गया था। तो प्रभावी मांग का महत्व, क्या महत्व है अर्थव्यवस्था में? सबसे पहले प्रभावी मांग से अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्माण होता है। लोग मांग करेंगे तभी माल की बिक्री होगी, बिक्री होने का मतलब तभी पूर्ति होगी, पूर्ति होने का मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी रोजगार से ही लोगों की आय की प्राप्ति होगी और यही आय फिर मांग है। तो ये आपस में जुड़ा हुआ है। पूर्ण रोजगार की धारणा का खंडन, अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। से ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा अपनी मांग, पूर्ति मांग का, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, पूर्ति से मांग का जन्म नहीं होता है, मांग से पूर्ति प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा उत्पादित वस्तु ये पूरी मांग होता है तभी काम बनता है, वरना लोग उत्पादन बंद कर देंगे। विनियोग की भूमिका महत्व होता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी मांग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विनियोग, क्योंकि यहाँ पर एडी इक्वल टू सी प्लस आई, अगर निवेश नहीं होगा तो उपभोग भी बाद में, उत्पादन की क्रिया नहीं चलेगी। निवेश बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। कीन्स की प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या संपन्नता के बीच गरीबी का विरोधाभास होता है। हालांकि अल्पकाल की प्रभावपूर्ण मांग कुल आय से संबंधित होती है। कुल मांग फलन के दो घटक होते हैं, उपभोग व्यय और निवेश व्यय, और यहाँ पर गरीबी को यहाँ पर थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया है। इन्होंने कहा पैसे से पैसा बनता है, गुणक, पैसा लगाओगे आएगा, जिनका इसका मतलब जिसका पैसा नहीं है वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अब प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत का क्या महत्व है? सैद्धांतिक, ये समष्टिगत व्याख्या करता है अर्थव्यवस्था की। यहाँ पर सामान्य सिद्धांत है जो रोजगार के सभी स्तरों पे, सभी लेवल की व्याख्या, जब मैंने अभी बताया पूरा फ्लो चार्ट से। अल्पकालीन संतुलन की व्याख्या करते हैं कि अल्पकाल में किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है। विनियोग को महत्व दिया गया है यहाँ पर अर्थव्यवस्था में कि जितना ज्यादा विनियोग होगा, निवेश होगा, आय में उतनी ज्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। मौद्रिक सिद्धांत का समन्वय किया गया है, मुद्रा और रोजगार के बीच में समन्वय, कि रोजगार से आय की प्राप्ति और आय का मतलब मुद्रा। गुणक का सिद्धांत की व्याख्या किया, गतिशील तत्व का विवेचन किया कि अर्थव्यवस्था गतिशील है, अर्थव्यवस्था चलती रहती है, आय का चक्रीय प्रवाह का जन्म इसी प्रकार से होता है। वहीं पर व्यावहारिक रूप से ये पूरे अर्थव्यवस्था के विचारों को व्यापक रूप से अपनाया गया। कई सारे देश, अमेरिका है, भारत है, ब्रिटेन है, इन सभी देशों में इनका पूरा का पूरा सिद्धांत लागू होता है। मजदूरी में कमी और रोजगार की, मजदूरी कमी होने से रोजगार जो है नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लासिकल ने कहा था कि मजदूरी में कमी होगी रोजगार बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजकीय हस्तक्षेप, यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा बताया कि राष्ट्रीय हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है, सरकार ही अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। से के नियम का पूरी तरह से विरोध किया यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से लोगों ने इसका समर्थन किया है। इस नियम की कई सारी आलोचना की है। सबसे पहले, यह एक सामान्य नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली विकासशील देश और अविकसित देशों पर यह लागू नहीं हो पाता। इसके कई सारे सिद्धांत ऐसे हैं, जैसे निवेश से आय में वृद्धि होती है, कई गुना अधिक वृद्धि होगी। जहां पर निवेश नहीं होगा, तो जहां पर पैसा नहीं है उस देश का नेगलेक्ट किया गया है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इन्होंने कहा पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में नहीं पाई जाती है। बेरोजगारी का विस्तृत रूप नहीं दिया है। इन्होंने केवल चक्रीय बेरोजगारी का कहा कि बेरोजगारी किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वास्तविक बेरोजगारी अच्छी के कई सारी बातों को इसमें डिटेल से नहीं बताया गया। बचत का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया, बचत को थोड़ा यहाँ पर दबाया गया, क्योंकि यहाँ पर उपभोग और निवेश की ज्यादा बात की गई, बचत की बात कम की गई है। प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है। विनियोग पर अधिक बल दिया गया। उन्होंने कहा उपभोग में भूमिका को कम महत्व दिया गया है। निवेश करोगे तो आय में वृद्धि होगी, और उपभोग और निवेश के बीच में जो यहाँ पर एक ही पॉइंट बताया, ज्यादा डिटेल्स नहीं बताया गया। दीर्घ काल में ये इसका सिद्धांत थोड़ा सा कमजोर सा पड़ जाता है। ये सिद्धांत व्यावहारिक जीवन में नहीं अपनाया जा सकता है और केवल समष्टिगत स्तर पे ये लागू हो जाता है, व्यष्टिगत स्तर में ये नहीं हो पाता। ये रोजगार सिद्धांत है कीन्स का। हालांकि जितनी भी आलोचना की जाए, इसने विश्व की अर्थव्यवस्था को संभाला है, आगे बढ़ा है। संतुलन का एक ऐसी स्थिति बताया है जहां पर सरकार अर्थव्यवस्था को लेके चलती है, और सभी देश की अर्थव्यवस्था सरकार चाहती है अर्थव्यवस्था एक सही पोजीशन पे, महंगाई और मंदी की स्थिति ना आए, क्योंकि न्यून मांग और अधिक मांग का भी कॉन्सेप्ट इसी में दिया गया है, जिसके बारे में फिर किसी दूसरी क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगता है तो प्यार दीजिएगा, और प्यार कैसे देंगे? लाइक करके और शेयर करके।